Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो के अंदर बात शुरू करी थी सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस किया था कि कितने कंसेप्ट्स हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स के, कितने वेरिएबल्स हैं, और उसके अलावा हमने बात करी थी हमारे मैक्रोइकोनॉमिक्स में कितनी तरह के गुड्स होते हैं। आज हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर के बचे हुए पोर्शन पे फोकस करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए ताकि आपको आगे का कंसेप्ट कंप्लीटली समझ आ जाए। चलिए जी, बात शुरू करी जाए। तो अगला जो कंसेप्ट है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। क्या कहता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? ये कहता है कि इसका मतलब है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सब कुछ जोड़कर जितना भी कंजम्पशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। एक इकोनॉमी में ब्रॉडली तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। पहला हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड मतलब वो लोग जो कि कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट। कंज्यूमर गुड्स को यहाँ पर चार अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल गुड्स। हमने अपनी पिछली क्लास में इन सभी गुड्स के बारे में बात करी हुई है ऑलरेडी। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप पिछला वीडियो सीरीज का जरूर देख लें। इसके बाद हमने अगले पॉइंट पे बात करी थी गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट कंज्यूम करता है गुड्स फॉर वेलफेयर पर्पस, जैसे कि डिफेंस के लिए, या हम कह सकते हैं बिल्डिंग ऑफ रोड्स के लिए। अगर इनके लिए कभी कोई गुड्स बनते हैं, इनके लिए अगर कोई कंजम्पशन होता है तो उसे हम लोग बुलाते हैं हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। देन नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंज्यूम करते हैं गुड्स चैरिटी के लिए। इसका मतलब है अगर मैं कभी ये बोलूं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे कंप्यूट हो सकता है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जहां पर गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड और एनपीओस जितना भी खर्चा करेंगे कंजम्पशन पे, उसको हम लोग मिलाकर क्या बना देते हैं? कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर बना देते हैं। आपको पता है कि यही तीनों ही देश में कंज्यूमर्स बुलाए जाते हैं। एक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर तीन तरह के होते हैं: हाउसहोल्ड, एनपीओस एंड गवर्नमेंट। इसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं एग्रीगेट अबव कंजम्पशन को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बुलाते हैं इकोनॉमी का। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैसी प्रोसेस जहां पर इंक्रीज होता है स्टॉक ऑफ कैपिटल पे। कैपिटल इंक्लूड स्टॉक ऑफ वो मैनमेड गुड्स जो इंक्रीज करेंगे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रोड्यूसर की। दस, जितना ज्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। यहां पर कहने का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारा वो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, जितना भी हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो बढ़ता चला जाएगा। इसके अंदर आते हैं हमारे वो मैनमेड गुड्स। मैनमेड गुड्स मतलब वो इंसान के द्वारा बनाए हुए गुड्स जो कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे। हम लोग को पता है कि जितना ज्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल में। ये प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जब भी कोई स्टॉक ऑफ कैपिटल में बदलाव आएगा उसे हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन का नाम देते हैं। इन्वेस्टमेंट को यहाँ दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यहाँ फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमारे फिक्स्ड एसेट का जो इंक्रीज हो रहा है प्रोड्यूसर का एक साल के अंदर। अगर हम एक इंस्टेंस के तौर पे बात करें तो प्रोड्यूसर के पास फिक्स्ड एसेट होते हैं 5 मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और 7 मशीन एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हम कहते हैं कि साल के शुरुआत में प्रोड्यूसर के पास 5 मशीनें थी और साल के आखिर में उसके पास 7 मशीनें हैं, तो 7 माइनस 5, 2 मशीन से हमारा फिक्स कैपिटल बढ़ गया। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम लोग नेशनल इनकम की क्लासेस पे बात करेंगे तो वहां पर अक्सर आप इसी जगह पर अटकोगे कि कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड क्या है और इन्वेंट्री क्या है। क्वेश्चन करते समय सबसे ज्यादा गलती बच्चे यहीं पर ही कर जाते हैं। तो आज ही समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से, एक फिक्स्ड दूसरा इन्वेंट्री। अगर कोई प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाता है तो उसे हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बुलाते हैं। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं ये हम अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक जो भी हमारा एसेट के पास है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक हेल्ड बाय प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहां पर जब मैं बोलता हूं प्रोड्यूसर तो मेरा मतलब किसी
इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इंडिविजुअल। यहां पर हम बात करते हैं पूरे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में, मतलब ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी, ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक प्रोड्यूसर जब होल्ड करता है इन्वेंट्री को तीन अलग अलग फॉर्म पे, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्किंग प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश गुड। एक प्रोड्यूसर के पास जो भी इन्वेंट्री चल रही होगी एट द एंड माइनस एट द बिगिनिंग, वो उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। यहां पर इन्वेंट्री को तीन हिस्सों में बांटा गया, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्किंग प्रोग्रेस मतलब जितना बीच का बन गया, और फिनिश गुड जो कि कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो कि 100% कंप्लीट है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे क्या सिग्निफिकेंस होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट की और क्या सिग्निफिकेंस होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट जो कि प्रोड्यूसर ने होल्ड किया हुआ है। इंक्रीज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि हमारे नंबर ऑफ फिक्स एसेट्स कितने से बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन फिक्स एसेट का मतलब हुआ कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट आपके पास होल्ड है। अगर कभी हमारा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर कभी इंक्रीज आता है तो इसका मतलब है आपके फिक्स एसेट कितने से बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर कभी हमारे फिक्स एसेट्स में अगर कभी इंक्रीज आता है तो इसका मतलब है आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर वो पहले 1 लाख यूनिट बना पा रहे थे तो वो 1 लाख से ज्यादा, लेट्स से 2 लाख या 3 लाख यूनिट बना पा रहे हैं। जितने भी प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज आता है वो सीधा क्या डिनोट करता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि जैसे ही कभी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कभी कोई चेंज आता है, अगर ये कभी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ मशीन से काम नहीं करा सकते, आपको लोग भी चाहिए काम करवाने के लिए। इस एम्प्लॉयमेंट का बढ़ने का मतलब है कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर एक एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इसका सेम कंसेप्ट क्या है, हमारे इकोनॉमी में अगेन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग अब ज्यादा मांग रहे हैं। तो अगर कभी फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसका क्लियर कट इंप्लीकेशन होता है कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट में बदलाव आने वाला है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक प्रोड्यूसर को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। रॉ मटेरियल जो भी हम लोग को चाहिए होता है फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, हेंस स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमें फिनिश गुड को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल की अनइंटरप्टेड सप्लाई को मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई का मतलब क्या है कि लगातार प्रोडक्शन कंटिन्यूड रहे। रॉ मटेरियल से क्या होगा, डिपेंडेंस ऑन प्रोड्यूसर जो है मार्केट की वो खत्म होने लग जाएगी। मतलब प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट पे डिपेंडेंट ना होकर अब अपना काम आराम से कर सकता है। उसे इस बात की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट में अगर कभी सामान खत्म हो गया तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, उसके पास ऑलरेडी बहुत ढेर सारा स्टॉक मेंटेन्ड है। रॉ मटेरियल मदद करता है प्रोड्यूसर की कि अगर कभी कोई पोटेंशियल डिमांड आ जाए, कभी कोई अचानक से बहुत बड़ी डिमांड आ जाए, तो उसे मार्केट भागकर फटाफट रॉ मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी इतना रॉ मटेरियल है कि वो किसी भी पोटेंशियल डिमांड को पूरा कर सकता है। यहां पर अगला कंसेप्ट आता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का। क्या कहता है ये कंसेप्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि फिक्स एसेट के ऊपर हो रहा है और इन्वेंट्री के ऊपर हो रहा है। फिक्स एसेट हमें पता है रिपीटेडली यूज होते हैं कई सालों तक, और हिंस कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएंगे और उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये जो रिप्लेसमेंट है इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बुलाते हैं। इन अदर वर्ड्स डेप्रिसिएशन का मतलब अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो किसी फिक्स एसेट पे पुराने एसेट को हटाने के लिए। इसी बात को एक एग्जांपल से अगर हम समझना शुरू करते हैं तो यहाँ क्या बोला गया, बोला यहाँ पर ये गया है कि नेट इन्वेस्टमेंट, अगर हम इस बात को समझे क्या लिखा हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर रहा, अगर इसके पास बिगिनिंग ऑफ ईयर में 8 मशीन्स थी,
पूरे प्रोड्यूसर सेक्टर का एक एग्जांपल छोटा सा उठाते हैं। मान लेते हैं इनके पास साल के शुरुआत में 8 मशीनें थी और इन्होंने उस साल में इनकी वेयर आउट हो गई लेट अस से 2 मशीन्स। तो कितनी बची? 6 मशीन्स इनके पास बची थी। यहां पर एडिशन हुआ मशीन्स के ऊपर। अब जरा इस एडिशन को समझिएगा। एडिशन के 2 हिस्से यहां पर आते हैं। पहला एडिशन होता है रिप्लेसमेंट का। हमने कितनी मशीन रिप्लेस करी? कितनी खराब हुई थी? 2। तो कितनी रिप्लेस करेंगे? 2 मशीन्स को रिप्लेस कर देंगे। उसी के साथ हमने एक न्यू एडिशन कितने का कर दिया? न्यू एडिशन हमने कर दिया यहां पर 1 मशीन का और। तो यहां पर आखिरी साल में कितनी मशीन बची? 9 मशीन्स आ गई हमारे पास एंड ऑफ ईयर पे। साल के आखिरी में हमारे पास 9 मशीन है। तो आखिर इस एग्जांपल का यहां पर क्या मतलब बनता है? कहा गया है नेट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, मतलब वो मशीन जो कि रिप्लेस हो रही है उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करता। इसका मतलब है यहां पर नेट इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है? 1 मशीन का। हालांकि आप 8 माइनस 9 करते हो तो आपको एक ही मशीन नजर आती है, पर अगर हम एडिशन देखें तो एडिशन 3 मशीन का हुआ था। साल के शुरुआत में 8 मशीन थी, साल के आखिर में 9 मशीन है। तो ओवरऑल कितनी बढ़ी? 1 ही बढ़ी, लेकिन आपने खरीदी 3 थी। 3 में जो 2 मशीन है ये रिप्लेसमेंट है, मतलब जो पुरानी खराब हुई वो हमने लाकर उनकी जगह पर हम नई मशीन ले आए। जो पुरानी मशीन खराब हुई उनकी जगह पर हम नई मशीन ले आए। लेकिन जब हम ये नई मशीन ला रहे हैं तो हमारे नेट इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये खाली रिप्लेसमेंट है। इससे इकोनॉमी में कुछ नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर है। तो खाली नेट इन्वेस्टमेंट ही हमारा एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल करता है। तो आखिर इस नेट इन्वेस्टमेंट मतलब इस आने वाली एक नई मशीन का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि नेट इन्वेस्टमेंट इंप्लाय करेगा हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल का इंक्रीज। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल पहले से बढ़ जाएगा। जैसे यहां बोला गया स्टॉक ऑफ कैपिटल पहले से बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इसका मतलब है हम लोग को लोगों की एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज का मतलब होता है लोगों की इनकम का भी बढ़ जाना, और अगर इनकम लोगों की बढ़ रही है तो मतलब लोगों की एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है वापस से हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट एक साइकिल क्रिएट कर देता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि नई इन्वेस्टमेंट करने से हमारी इकोनॉमी के अंदर नया प्रोडक्शन शुरू होता है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, नई इनकम जनरेट होती है और नई एग्रीगेट डिमांड आती है, जो अगेन हम लोग को वापस से प्रोडक्शन पे ले जाएगी। आगे बात करेंगे तो उसमें और क्या बोला गया? इस अवेलेबिलिटी पर कैपिटल पर यूनिट, मतलब कि हर लेबर के पास अब ज्यादा मशीन आ रही है तो उससे लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ रही होती है। आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में। फिक्स्ड एसेट्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हेंस उनकी जो वैल्यू है वो डाउन पे जाती है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आखिर वेयर एंड टेयर आता क्यों है? 3 बातें। एक तो वेयर एंड टेयर, चलते समय मशीन में कुछ ना कुछ खराबी तो आती रहेगी, पुरानी होती जाएगी। दूसरा, कोई एक्सीडेंटल डैमेज, कभी कभी मशीन में कोई डैमेज भी हो जाएगा। तीसरा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट्स, मतलब हम जानते हैं कि कुछ समय बाद तो ये चीज खराब होगी ही। कैसे हो सकता है? वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा और हमारे डिमांड में चेंज आएगा। तो फॉल इन वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन की फॉर्म पे रिकॉर्ड कर ली जाती है। इसका मतलब है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोग को हर साल अपने असेट की वैल्यू में कुछ ना कुछ बदलाव तो धीरे धीरे करने ही होंगे। हम लोग को अपने असेट की वैल्यू को कंज्यूम करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है एनुअल बेसिस पे, जिसमें हम लोग फंड्स को इकट्ठा करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट को करने के लिए। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप लोग ने एक टर्म पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में मैंने भी आपको बोला कि हम लोग इसको क्यों बनाते हैं? वेयर एंड टेयर के लिए बनाते हैं। यहाँ पर टर्म को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये बोलता क्या है? ये कहता है कि जो डेप्रिसिएशन है इसे आप कैश में अगर डिपॉजिट करना शुरू कर दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मतलब अगर मेरे पास एक असेट है
और ईयर 0 में मैंने उसे 10 लाख रुपीस का खरीदा। लाइफ है 10 ईयर्स की, तो ईयर 1 से लेकर ईयर 10 तक हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 1 लाख रुपए। भाई 10 लाख डिवाइड बाय 10, तो ईयर 10th पे उस असेट की वैल्यू क्या बचेगी? आप हर साल 1 लाख रुपए माइनस करते रहेंगे तो ईयर 10th वैल्यू क्या बचेगी? 0। मतलब 10वें साल में आके वो असेट मेरे लिए स्क्रैप हो चुका है, बेकार हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? नया एसेट लाना पड़ेगा। ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आपके पास उस असेट के लिए पैसा है? आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा होगा उस एसेट को लाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में क्या करते हैं, जितने का भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसे हम लोग कैश में डिपॉजिट कर लेते हैं एक अलग फंड में, और उस फंड का नाम होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मतलब जब आपने ईयर 1 में 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो हम वही 1 लाख रुपया कैश में भी अलग कर देंगे, और ये काम हम 10 साल तक करते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर हमारे पास पूरे 10 लाख रुपए इकट्ठा होगा। और अभी यहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को इग्नोर कर रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे कि मशीन महंगी हो जाएगी या सस्ती हो जाएगी, हम ये बातें नहीं उठा रहे। हम ये मान रहे मशीन उतने की मिलेगी, तो 10 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठे हो चुके होंगे, और एट एंड ऑफ 10th ईयर पुरानी मशीन की वैल्यू जब 0 होगी तो उसकी जगह एक नई मशीन ऐड ऑन हो जाएगी, और नेट इन्वेस्टमेंट अगेन हमारे पास एक रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जो हमारा वो काम करेगा। ये क्या इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा कि हमारी मशीनरीज हमारे पास मेंटेन रहे और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टेबल रहे, वो कम ना हो। यहीं पर एक और टर्म है कैपिटल लॉस का। ये क्या होता है? लॉस इन वैल्यू ऑफ मशीनरी जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, सोचा नहीं था और तब भी नुकसान हो गया, नेचुरल कैलामिटी, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, कुछ भी हो सकता है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक्यूमुलेट करता है फंड को रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट एसेट को, मतलब वो एसेट जो कि बेकार हो गए उनको। इससे हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। जब मशीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा अगर मेरे पास ये रिजर्व फंड नहीं हुआ, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के कम होने से प्रोडक्शन कम होगा, मतलब आउटपुट कम होगा। आउटपुट के कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, इनकम कम होगी, और लो लेवल ऑफ इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगी? लोअर एग्रीगेट डिमांड क्रिएट करेगी, और वही लोअर एग्रीगेट डिमांड हमारे इंड्यूसमेंट और इन्वेस्टमेंट को भी कम कर देगी। इस इकोनॉमी एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप पर आकर फंस जाएगी। तो ये हमारी बात खत्म होती है हमारे आज के टॉपिक पे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में आपके उन डाउट्स को भी मैं जरूर क्लियर करूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। हम लोग को ये मोटिवेट करेगा और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आने के लिए। मैं चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। थैंक यू।